नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं कार्ल मार्क्स के विषय में आपसे बात करने वाला हूं और मैं कार्ल मार्क्स की थियरी सरप्लस वैल्यू, अतिरेक मूल्य, श्रम के अतिरेक मूल्य पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊं, मार्क्स को मैंने सबसे पहले यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा। जब मैंने मार्क्स को पढ़ा और समझा तो मुझे ये लगा कि मार्क्स एक ब्रांड है और ये हर जगह उतने ही फिट है, हर विषय में उतने ही फिट है। चाहे आप दर्शन में पढ़ लें, चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लें, चाहे आप पॉलिटी में पढ़ लें, इवन आप हिंदी में पढ़ लें, लिटरेचर में पढ़ लें, हर जगह मार्क्स का जो थॉट है इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इतना ज्यादा एक्सेप्टेड है और इतना बौद्धिक एनालिसिस करता है कि अगर कहा जाए कि इतिहास में बहुत कम विचारक ऐसे हुए हैं जितना कार्ल मार्क्स, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम अपने आप को इकोनॉमिक्स के थॉट तक ही सीमित रखने वाले हैं। हम सिर्फ उन बातों को ही बताएंगे जो कहीं ना कहीं मार्क्स के इकोनॉमिक संबंधित विचार मार्क्स ने दिए थे। तो दोस्तों, मायर और बाल्डविन ये कहते हैं कि पूरे के पूरे इतिहास में इनके बराबर कम विचारक हुए हैं। साथ ही साथ इनकी ये भविष्यवाणी कि अंत में पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, विनाश कर जाएगी और समाजवाद का अंत होगा, इसके ये प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। अगर मैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो इवन एडम स्मिथ से लेकर कार्ल मार्क्स तक आप देखेंगे, सभी ने यह माना था कि इकोनॉमी की जो अतिशय स्थिति है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, वो स्टेशनरी स्टेज है और स्टेशनरी स्टेज में आके इकोनॉमी रुक जाती है जहां किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है। एडम स्मिथ ने इसका कारण अलग बताया है, रिकार्डो ने अलग बताया। एडम स्मिथ ने माना कि इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में इसलिए आ जाती है क्योंकि पूंजीपतियों के मध्य बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। रिकार्डो ने माना कि इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में इसलिए आ जाती है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होने लगता है और साथ ही साथ जो लाभ है लगान और मजदूरी के बीच निचोड़ जाता है। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ के कार्ल मार्क्स ये प्रतिपादित करते हैं कि इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में नहीं आती, बल्कि इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश हो जाता है और पूंजीवादी प्रणाली में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो इकोनॉमी को लेके विनाश की तरफ जाते हैं और वहां उसका विध्वंस हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू, अतिरेक मूल्य के सिद्धांत को। कार्ल मार्क्स की पुस्तक 1867 में आती है, दास कैपिटल। 1867 में आती है कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, जिसमें वो भविष्यवाणी करते हैं कि जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो विनष्ट हो जाएगी और समाजवाद का उदय होगा। कार्ल मार्क्स ने माना कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक है पूंजीपति, एक है पूंजीपति, पूंजीपति कैपिटलिस्ट, और दूसरा है मजदूर, दूसरा है मजदूर। पूंजीपति को इंग्लिश में आप हेब कहेंगे, हेब कहेंगे, और मजदूर को सर्वहारा, सर्वहारा या फिर हेबनाट कहेंगे, हेबनाट कहेंगे। पूंजीपति वो है जो उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामी है, जिसके पास उत्पादन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सभी साधन है, वो है पूंजीपति, हैव्स। इसको आप एस भी लगा सकते हैं, हैव्स। और मजदूर या सरवारा वो है हेबनाट, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रम शक्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो अगर हम राष्ट्रीय आय के वितरण की बात करें, जैसे कि मैं कर रहा था, तो राष्ट्रीय आय सिर्फ दो भागों में यहां विभाजित होगी। एक तो लाभ के रूप में, प्रॉफिट के रूप में विभाजित होगी, लाभ के रूप में, लाभ के रूप में, और दूसरा जो है मजदूरी के रूप में ये विभाजित होगी, मजदूरी के रूप में ये विभाजित होगी। लाभ में यहां पे लगान, रेंट भी शामिल है, यहां पे रेंट भी शामिल है। तो कुल मिला जुला के समाज दो भागों में बटा है, पूंजीपति और सरवारा, हैव्स और हेबनाट, और राष्ट्रीय आय का वितरण प्रॉफिट और मजदूरी में होगा। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने अपने थ्योरी को मूल्य के श्रम सिद्धांत पे दिया है। मूल्य के श्रम सिद्धांत का मतलब है जो वैल्यू ऑफ लेबर, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होता है, पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर हम लोग मार्क्स को धीरे धीरे समझना प्रयास करते हैं। देखिए, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो डिटरमाइन होगा श्रम घंटे में। जैसे मान लीजिए कि श्रमिक जो है एक चेयर बना रहा है और उस चेयर बनाने में उसको 12 घंटे का समय लगता है, तो उस चेयर का जो मूल्य है वो 12 श्रम घंटे है, 12 जो है लेबर आवर है। इसी तरह जितने भी प्रोडक्शन होंगे एक पूंजीवादी प्रणाली में, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर आवर के द्वारा उनकी प्राइस डिटरमाइन होगी। अब देखिए, कार्ल मार्क्स का यहां पे ये मानना है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं,
जिसमें श्रम भी इंक्लूडेड है, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग है। बेसिकली आप कहिए तो उत्पादन के समस्त साधन एक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो मजदूर है, लेबर है, वो एक ऐसा उत्पादन का साधन है जिसकी प्रवृत्ति, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन या कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ध्यान से चीजों को यहां समझना शुरू करिए। देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मूल्य को उस वस्तु में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर में रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक यूज हुआ है, इसमें इंक यूज हुआ है, तो इसमें जो प्लास्टिक है या फिर इंक है वो सिर्फ उतने का ही कंट्रीब्यूट करेगा जितने का है। लाइक एग्जांपल, अगर मान लो 10 रुपए का इसमें जो है प्लास्टिक लगा है, तो 10 रुपए की प्लास्टिक 10 रुपए का इसमें वैल्यू एड करता है। इंक 4 रुपए की तो 4 रुपए की वैल्यू एड करती है। लेकिन श्रम एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो बिल्कुल अलग प्रवृत्ति का है। एक ऐसा उत्पादन का साधन है श्रम जो अपने मूल्य से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रोडक्ट के बनाने में कर सकता है। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो बात मैं बताना चाहता हूं यही जो है, जो वर्ग संघर्ष है मार्क्स का, उसका बेसिक रीजन है। श्रम एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो अपने मूल्य से ज्यादा का कंट्रीब्यूट किसी भी प्रोडक्ट में कर सकता है। श्रम के मूल्य का तात्पर्य यह है कि मजदूर को जीवन निर्वाह स्तर के लिए कितनी मजदूरी दी जा रही है, इससे ज्यादा उसे मजदूरी नहीं दी जाएगी। देखिए, क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये मान के चलते हैं कि उत्पादन का जो साधन है श्रम, उसको जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। और मार्क्स भी इसी बात को मानते हैं कि मजदूरों को उतनी ही मजदूरी दी जाएगी जिससे उनका जीवन यापन चल सके, सब्सिस्टेंस वेज ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मजदूरों का जो सब्सिस्टेंस वेज है मान लीजिए 200 रुपया है, लेकिन मजदूर में एक ऐसी क्वालिटी है कि जब वो उत्पादन करेगा तो अपने मूल्य से ज्यादा का वैल्यू एड कर सकता है। मान लीजिए कि फर्नीचर बना और फर्नीचर में जो श्रम को मजदूरी दी गई 400, लेकिन श्रम जो है 1000 के बराबर का काम कर सकता है। तो कुल मिला जुला के श्रम जो अपने मूल्य से अधिक का कंट्रीब्यूशन करता है उसी को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा है, उसी को अतिरेक मूल्य कहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, श्रम का अतिरेक मूल्य है, क्या है अतिरेक मूल्य? सरप्लस वैल्यू। इसको अगर हम एस से डिनोट करें, अगर इसे हम अतिरेक मूल्य को एस से डिनोट करें, सरप्लस वैल्यू, बहुत ध्यान समझिए, अतिरेक मूल्य, श्रम का अतिरेक मूल्य, अतिरेक मूल्य सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू। अगर सरप्लस वैल्यू को हम एस से दिखाएं तो इसका मतलब यह होगा S इजिकल टू E माइनस डब्ल्यू। ई माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है? अतिरेक मूल्य वो होगा जो पूंजीपति अर्निंग करता है और जो वेज देता है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए पूंजीपति की अर्निंग है 1200 रुपया और जो मजदूरी उसने दिया 800 रुपया, तो एक्चुअल में श्रमिक ने 400 रुपया ज्यादा का काम किया था। यह अतिरेक मूल्य जो है उत्पादन के साधन का स्वामी चूंकि हेब है, पूंजीपति है, उसके पास जाएगा। इसका मतलब जो सरप्लस वैल्यू है वो मजदूर अपने मूल्य से ज्यादा कर रहा है, अपने जीवन निर्वाह मजदूरी से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। उसे एक्चुअल मिलना किसे चाहिए? मजदूर को। लेकिन पूंजीवादी प्रणाली में जो विसंगति है, एनामलीज है, वो ये है कि जो सरप्लस वैल्यू जनरेट किया श्रमिक, वो श्रमिक को न मिलके पूंजीपति को जाएगा। इसका मतलब जो सरप्लस वैल्यू एस है, मतलब क्या हुआ, 800 रुपये मजदूरी दी गई, लेकिन श्रमिक ने काम कितने किया था? 1200 रुपए की। तो 400 रुपए का जो एडिशनल ऐड किया था मजदूर ने, वो मजदूर को नहीं मिला, वो मिला पूंजीपति को। और पूंजीपति चूंकि उत्पादन के साधनों का स्वामी है, इसलिए पूरा का पूरा अतिरिक्त वैल्यू जो जाता है वो चला जाता है किसके पास? पूंजीपति के पास। देखिए, वर्ग संघर्ष का जो तार्किक कारण है यही सरप्लस वैल्यू है। और प्रत्येक पूंजीवादी प्रणाली में जो पूंजीपति होता है, हेड होता है, हमेशा उस सरप्लस वैल्यू को बढ़ाना चाहता है ताकि वो ज्यादा समृद्ध होता जाए और इससे श्रमिकों की शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। देखिए, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं सबने यही माना है कि मजदूरों की जो मजदूरी होगा वो जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होगा, और सबने अलग अलग इसके रीजन दिए। जो मार्क्स ने इसका रीजन दिया है उसका रीजन है एक बहुत ही तार्किक व्याख्या जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, वो है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी की। तो आइए मैं आपको यह बताऊं कि इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का क्या कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट।
औद्योगिक रिजर्व सेना, देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा, औद्योगिक रिजर्व सेना। औद्योगिक रिजर्व सेना का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, ये मार्क्स ने दिया था, ये मार्क्स ने दिया था। और ये जो मार्क्स ने औद्योगिक रिजर्व सेना का कॉन्सेप्ट दिया था, वो इसलिए दिया था कि क्यों जो है मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर ही दी जाएगी, क्यों जीवन निर्वाह स्तर के बराबर होती है, निर्वाह स्तर के बराबर होती है, उससे ज्यादा क्यों नहीं होती है। अब बहुत ध्यान से समझिए, मार्क्स का जो ये कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी की, औद्योगिक रिजर्व सेना का, मार्क्स ने इसकी व्याख्या इसलिए दिया था, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट, कि क्यों मजदूरों को मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है, क्यों जो है मजदूरों को मजदूरी सब्सिस्टेंस वेज दी जाती है, क्यों नहीं मजदूरी ज्यादा दी जाती है, या फिर क्या इकोनॉमी में इस तरह की फोर्सेज है जो ये जो है मजदूरी को जीवन निर्वाह स्तर के पे बनाए रखते हैं। इसके लिए मैंने देखा, आपने पढ़ा होगा, मैंने एडम स्मिथ को बताया था, रिकार्डो का अलग अलग उनका सिद्धांत था, लेकिन यहां पे देखिए क्या सिद्धांत मार्क्स देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक रूप से, कंपटीशन के एग्जाम से, कि क्यों जो है ये इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए कार्ल मार्क्स का मानना है कि एक पूंजीवादी प्रणाली का जो विकास होगा तो वो पूंजीपति जो है आपस में संघर्ष करेंगे, प्रतिद्वंदिता करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे सर्वहारा वर्ग बढ़ता जाएगा, उनका शोषण होता जाएगा। जो पूंजीपति इस कंपटीशन में अपने आप को रक्षा नहीं कर पाएगा वो भी धीरे धीरे हेबनाट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक पूंजीवादी प्रणाली में जब शोषण बढ़ता है तो धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग बढ़ता जाता है। जो पूंजीपति है, जो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते, जो कंपटीशन में नहीं टिक पाते, वो धीरे धीरे वो भी हेबनाट में कन्वर्ट होते हैं, सर्वहारा में, मजदूर में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो एक तरीके से जो पूंजीवादी प्रणाली की विकास है वो छोटी छोटी इकाइयों के खत्म होने से होगी, और धीरे धीरे जो ये सर्वहारा वर्ग है, हेबनाट है, वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मजदूरों की, जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, जैसे आज के आप सिचुएशन में देखिए, आज के सिचुएशन में आप जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, आप दिल्ली में जाइए, आप जो इलाहाबाद में जाइए, आप लखनऊ में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप देखेंगे बड़े लोग हैं वहां पे, लोग 10,000 15,000 में लोग काम कर रहे होते हैं। अगर वो कह दे कि हम तो इतने अच्छे से काम करते हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी है और हम इतने से सब कुछ कर रहे हैं, हमको 30,000 रुपए सैलरी चाहिए, तो क्या पूंजीपति उनको 30,000 रुपए सैलरी देगा? उत्तर नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी पहले से खड़ी है। आप जाओ बाहर, एक आदमी 10,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार है, अगर वो आदमी 10,000 रुपए में काम करने के लिए बाहर खड़ा नहीं होता तो यहां पे मजदूरी बढ़ाई जाती। सिर्फ यही बात मार्क्स समझाना चाहते हैं कि जब एक बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है तो क्यों जो है कोई पूंजीपति मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देगा? उसका आंसर है नहीं देगा। अगर इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी खड़ी नहीं होती, तो मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी से ज्यादा एक पूंजीपति देता। लेकिन जब एक औद्योगिक रिजर्व सेना खड़ी है तो मजदूरी नहीं बढ़ेगी। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो कि कहीं मजदूरी इसलिए नहीं बढ़ पाती है क्योंकि 10,000 रुपए पे बहुत लोग काम करने के लिए तैयार है, अगर वो नहीं तैयार होते तो मजदूरी बढ़ जाती। तो ये यहां पे इनका कॉन्सेप्ट है कि क्यों मजदूरी जो है जीवन निर्वाह स्तर के बराबर नहीं होती। तो आप लोग समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी की अवधारणा क्या है मार्क्स के सिद्धांत में। अब देखिए, मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली में किसी जो है उत्पाद का जो मूल्य है वो 3 तरीके से निर्धारित होता है, या उसके 3 कंपोनेंट है। कुल उत्पाद का मूल्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवादी प्रणाली में जो कुल उत्पाद का मूल्य है, कुल उत्पाद का मूल्य, उसके 3 कंपोनेंट है। प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, टोटल प्रोडक्ट वैल्यू है, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? स्थिर पूंजी, कांस्टेंट कैपिटल, और इसके लिए मार्क्स ने सी शब्द का यूज किया है। दूसरा जो कंपोनेंट है कुल उत्पाद के मूल्य का, प्रोडक्ट वैल्यू का, वो है परिवर्तनशील पूंजी, वेरिएबल कैपिटल, जिसके लिए मार्क्स ने वी शब्द का यूज किया। और तीसरा है अतिरेक मूल्य,
सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, जिसके लिए मार्क्स ने एस शब्द यूज किया है। देखिए, पूंजीवादी प्रणाली में कुल उत्पाद का जो मूल्य है, प्रोडक्ट वैल्यू है, उसके 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से संगठक है, कौन कौन से कंपोनेंट है? देखिए, कंपोनेंट है 3। पहला स्थिर पूंजी कांस्टेंट कैपिटल, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी वेरिएबल कैपिटल वी, और तीसरा अतिरेक मूल्य एस। जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कांस्टेंट कैपिटल के रूप में होती है। तो जो कच्चे माल हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, जैसे मान लीजिए कि मैं कपड़ा बनाना चाहता हूं तो मुझे मशीन भी चाहिए होगा, मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल, मशीन एक्सेट्रा, ये होगी कांस्टेंट कैपिटल, स्थिर पूंजी, जो किसी वस्तु के मूल्य में अपना कंट्रीब्यूट करेगी। दूसरा चीज होगा परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील का मतलब होता है श्रमिक। श्रमिक परिवर्तनशील पूंजी के अंतर्गत इसलिए गिने जाते हैं कि जब ज्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता तो ज्यादा मजदूर, और जब कम प्रोडक्शन की आवश्यकता तो कम मजदूर की आवश्यकता है। तो जो वेरिएबल कैपिटल है उसको आप घटा बढ़ा सकते हो, कांस्टेंट कैपिटल को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो एक हो गया कुल उत्पाद में कांस्टेंट कैपिटल सी, दूसरा हो गया परिवर्तनशील पूंजी वी, और तीसरा हो गया अतिरेक मूल्य एस। अतिरेक मूल्य के बारे में मैंने अभी बताया कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मूल्य को ही प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन श्रमिक एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो अपने मूल्य से, जो उसे जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है, उससे बहुत ज्यादा का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के वैल्यू में करता है। इसीलिए यहां पे सरप्लस वैल्यू एस की भी बात की गई है कुल उत्पाद के मूल्य में। तो जो कुल उत्पाद का मूल्य हो गया दोस्तों, जो प्रोडक्ट का जो मूल्य हो गया पी, वो हो गया आपके सी प्लस वी प्लस एस के बराबर। ये जो 3 आपके चर मिल रहे हैं, इससे जो है मार्क्स 3 तरह के रेशियो की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो है रेशियो है वो है शोषण की दर, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा जो रेशियो है रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की दर। और तीसरा रेशियो है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी की समवायी संरचना। तो आइए इस वीडियो में मैं अपने आप को यहीं तक लिमिट करता हूं कि 3 रेशियो कौन कौन है। आगे की वीडियो में मैं आपको यह एक्सप्लेन करूंगा कि मार्क्स ने इन तीनों रेशियो के आधार पे किस तरीके से बताया है कि पूंजीवादी प्रणाली किस तरीके से अपने चरम स्थिति डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ती है, लाभ का दर कैसे गिरता जाता है और किस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन आज के वीडियो में बड़े कंसंट्रेशन के साथ इन तीनों ही वेरिएबल के आधार पे आप 3 रेशियो को समझिए। पहला जो रेशियो है जिसे मार्क्स यूज करते हैं वो है शोषण की दर। पहला देखिए, पहला है शोषण की दर, शोषण की दर। दूसरा है लाभ की दर, लाभ की दर। और तीसरा है पूंजी का समवायी संयोजन। अगर आप इतना सीख लें इस वीडियो में तो आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है। 3 तरह की बातों पे हम यहां पे बात करने वाले हैं। पहला है शोषण की दर, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन पहला हो गया। दूसरा हो गया रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। और तीसरा हो गया ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल। अब देखिए, जो शोषण की दर होगी पहला, वो क्या होगी? जो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होगी, ये 2 चीजों की रेशियो होगी एस बाई वी के, एस बाई वी। एस बाई वी को मार्क्स कहते हैं शोषण की दर। मतलब जो सरप्लस वैल्यू है ये और जो वेरिएबल कैपिटल है, इन दोनों का रेशियो जो है शोषण की दर होता है। और यही एक पूंजीपति चाहता है कि शोषण की दर को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाएगा इस पे चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। दूसरा है लाभ की दर। लाभ की दर जो होता है दोस्तों वो होता है एस सी प्लस वी। अगर जो है सरप्लस वैल्यू और कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल का रेशियो हम ले लें तो इसे लाभ की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। पूंजी का समवायी संयोजन सी डिवाइडेड बाई सी प्लस वी। ये तीसरा रेशियो आता है सी डिवाइडेड बाई सी प्लस वी। कई जगह कुछ अच्छे किताबों में भी आप देखिएगा इसे सी बाई वी के रूप में भी जो है दिखाया गया है, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के अनुपात को, या फिर सी सी प्लस वी। यहां पे सी बाई वी कहना ज्यादा रेशनल लगता है। बाकी कई किताबों में आप देखेंगे, अच्छी किताबों में, अस्त्री किताबों में इसे सी बाई वी के रूप में दिखाया गया। देखिए,
कुल उत्पाद का मूल्य मैंने कहा कि 3 भागों में बटा है। एक तो स्थिर पूंजी है, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी है, तीसरा सरप्लस वैल्यू है। अगर मैं शोषण की दर कहूं कि किस तरीके से श्रमिकों का शोषण होगा जिसे वो कार्य अवधि के रूप में, वर्किंग आवर के रूप में, मार्क्स आगे मैं बताऊंगा किस तरह परिभाषित करते हैं, ये एस बाई वी के फॉर्म में होगा कि जो सरप्लस वैल्यू है और जो वेरिएबल कैपिटल, इसका रेशियो क्या है, शोषण की दर। दूसरा है लाभ की दर। इसी लाभ की दर को हमेशा एक पूंजीपति चाहता है कि मेरा बढ़े, ये होता है एस सी बाई वी। और पूंजी का समावेश संयोजन मतलब प्रति व्यक्ति कितनी पूंजी यूज होगी, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का समवायी संयोजन जो C डिवाइडेड बाई C प्लस V के रूप में होगा और C बाई V के रूप में होगा। तो दोस्तों अगर आप यहां तक बातों को समझ गए हो कि मार्क्स किस तरह अपने थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है एक पूंजीपति जो हेब है उस श्रमिकों के शोषण को बढ़ाना चाहता है, किस तरीके से वो लाभ की दर को बढ़ाना चाहता है और किस तरीके से वो चाहता है कि पूरा पूंजीवादी प्रणाली विकसित हो और किस तरीके से श्रमिकों का शोषण होता जाता है। लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से लाभ का दर गिरता है, फॉलिंग रेट का क्या कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का, इसको मैं आगे रखूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये बता दूं कि मार्क्स का जो चिंतन है बड़ा ही रेडिकल है, बड़ा ही आगे तक सोचने वाला है और मार्क्स ने जितना प्रभाव डाला है, अगर आप देखिएगा 2 विद्वान जो है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित किए, एक कार्ल मार्क्स है, दूसरा गुनार मिडाल है। इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है हर जगह उतनी रिलेवेंट है, आप चाहे किसी भी विषय में दे, इकोनॉमिक्स में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां तक मैं अपने आज वीडियो को यहां तक रख रहा हूं। अगर ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा, तो सेकेंड पार्ट में मैं आगे की चीजों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें हुई। और फिर मैं आपसे आइए अपील कर दूं कि आप लोग अपनी क्षमताओं का प्रयोग करिए। ठंड बहुत है, लेकिन आपके आशाओं से, उम्मीदों से और आपके जो चीजें आप सोचते हैं कि मुझे करना है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आपकी साइकोलॉजी अगर आप ठान लें कि मुझे करना है तो कुछ भी हो जाए आप करके रहेंगे। अगर आप सोच लें आज कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो आप कॉलेज नहीं जाएंगे। आपका कॉलेज आपके घर से 5 किलोमीटर, आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे जाना है और आप सोचे मुझे नहीं जाना है, आप 10 दिन तक नहीं जाते यूनिवर्सिटी, लेकिन आप सोच लें कि कल मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा तो कल आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। विल पावर इंपॉर्टेंट है, विल पावर। आप सोचते क्या हो, जिस दिन तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, जिस दिन आप सोचने अच्छा लगोगे, आप सब कुछ कर लोगे। तो अपने सोच को बदलिए, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव चीजों को सुनिए और अपने पूरे व्यक्तित्व को पॉजिटिव बनाइए। मनुष्य जीवन है और ये बहुत बड़ा ईश्वर का जो है आपके ऊपर उपकार है कि आपको मनुष्य बनाया, स्वस्थ बनाया, दिमाग वाला बनाया। तो आप ईश्वर के उस महान तोहफे का, गिफ्ट का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, समय का रिस्पेक्ट करिए, अपना रिस्पेक्ट करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।